बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का कोर्स है। ठीक है, मतलब कि ब्लॉकचेन एंड जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके ये कैसे काम करती हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ क्या चीज़ हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, और इसके अंदर मतलब एक वन टू ऑल आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इसके अंदर होती है उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हैश फंक्शंस आते हैं। मतलब कि अगर देखें, कुछ चीज़ें हैं ना जी, उनके लिए फाउंडेशन कुछ ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर आपको शिकार के लिए जाना है, तो आपको शिकार के लिए जाने के लिए आपके पास कुछ सामान होना चाहिए। पहले आपके पास बंदूक होनी चाहिए, आपके पास और कोई खाने पकाने का सामान होना चाहिए, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाजमी चाहिए आपको मतलब कि कोई भी काम करने के लिए, तो मतलब प्रीक्विजिट्स जिसे कह सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे जो कि क्रिप्टोग्राफी और डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब क्रिप्टोग्राफी की तो एक आम बंदे का जिसका कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं है उसको भी तकरीबन समझ आ जाएगी। कंप्यूटर से बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत होना चाहिए लाजमी तौर पे। और डाटा स्ट्रक्चर तो है, वो तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस ही है। कंप्यूटर साइंस की अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, आपको कंप्यूटर साइंस की सही तरीके से नॉलेज है, तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होगा और आपको समझने में यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो हैश फंक्शन क्या है? पहले हैश फंक्शन से मैं पहले बता दूं कि क्रिप्टोग्राफी हमारे पास एक सेक्शन होगा, फिर डाटा स्ट्रक्चर होगा, फिर हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखेंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी मतलब कि किस तरह ये एक इर्तिकाई मनाजिल से गुजरी है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, और अब नेक्स्ट क्या चीज़ें होने मतलब अब जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, माइनिंग कैसी होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्रिप्टोग्राफी की स्टार्ट में, और हैश फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर। हैश फंक्शन जो है ना, हैश फंक्शन आप समझ लें, एक 256 बिट का एक कोड होता है। एक 256 बिट का मतलब वो होता है कि 256 करेक्टर्स हैं जो कि वंस और ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, और अगर आप इसको डिफरेंट सेंस में देखें तो ये 32 बाइट्स हैं, यानी कि 32 करेक्टर्स हैं जो कि मतलब कि कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बस ABC से भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट से भी हो सकता है, डिजिट से भी हो सकता है, और स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है। तो वो 32 सॉरी, स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता। तो ये 32 बाइट्स का बनता है। ठीक है, 32 करेक्टर्स। अब 256 बिट्स और 32 बाइट्स इक्वल होते हैं। कैसे कि 256 बाइट डिवाइडेड बाई 8 करेंगे ना, तो आप 32 निकलेगा। डिवाइडेड बाई 8 क्यों करेंगे? क्योंकि एक बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग के हवाले से नहीं जानते, आप कंप्यूटर साइंस के हवाले से नहीं जानते, तो इस वजह से मैं ये आपको डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास 256 बिट का एक ये लॉन्ग होता है, एक कोड होता है। अब ये लाजमी नहीं कि ये 256 बिट का ही हो। हैश फंक्शन डिफरेंट किस्म की स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। डिफरेंट साइज़ की स्ट्रिंग, डिफरेंट साइज़ का एक कोड जनरेट करते हैं। ये कोड जो होता है ना, ये हमारे पास जो 256 का हम ले रहे हैं, ये बिटकॉइन के अंदर यही यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यानी कि ये एक ऐसा कोड होता है जो कोलेजन फ्री होता है। अच्छा, अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन में मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ होती है कि जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं ना, कोई भी स्ट्रिंग दे दें, उसका कोई भी साइज़ हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई नेम इज़ तलहा, इसका एक हैश फंक्शन जनरेट करके दो, हैश कोड एक जनरेट करके दो, तो इसका एक कोड बनेगा, वो यूनिक होगा। फिर मैं एक और स्ट्रिंग देता हूँ, जितनी मर्ज़ी बड़ी लेंथ है मैं वो देता हूँ, उसका भी एक हैश फंक्शन जनरेट होगा 256 बिट्स का। फिर मैं एक पूरी फाइल दे देता हूँ, पूरा फोल्डर दे देता हूँ, उसका भी 256 का हैश जनरेट होगा। इसी तरह ही ना, जितनी भी आप जो भी फाइल देते हैं, जो भी डाटा देते हैं, उसका एक ही साइज़ का 256 बिट्स का एक हैश जनरेट होगा, कोड जनरेट होगा, और वो यूनिक होगा। पहली प्रॉपर्टी है ना कि कोलेजन फ्री है, तो वो कोलेजन नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि दो फाइल्स हैं और दोनों का हैश सेम आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 2 पावर 130 अगर हमारे पास कम्बिनेशन रैंडम लगें, यानी कि इतने ज़्यादा कम्बिनेशन अगर हमारे पास रैंडम लगे, तो 99.8% चांस है कि दो हैशेस सेम आएंगे। इसकी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये देखें,
2 पावर 130 रैंडम इनपुट्स, यानी कि इतनी ज़्यादा इनपुट अगर उसमें डले तो 99.8% चांस है कि वो कोलाइड करेंगे, वो दोनों सेम हैशेस आएंगे। तो ये 2% चांस तो है, लेकिन ये चांस इतना मुश्किल है कि फाइंड हो जाए, इतना मुश्किल है कि ये कोलिजन फाइंड हो जाए कि अगर इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर दुनिया का सबसे हैवी और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर जो कि इंसान ने आज तक बनाया है, वो कंप्यूटर दुनिया कायनात के बनने से पहले से स्टार्ट हो जाए इसको फाइंड करने के लिए कोलिजन को, और आज तक करता रहे, तो फाइंड नहीं कर सकता। तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल के करीब बात है, ठीक है, इम्पॉसिबल ही है। तो ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोलिजन फ्री ही हम इसको कहते हैं, इसमें कोई कोलिजन नहीं आता। अच्छा, फिर हाइडिंग होती है, क्योंकि ये अपने अंदर प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल इतनी लंबी स्ट्रिंग दी है, वो हाइड करके वो छोटा सा उसको एक 256 बिट्स का बना देता है। अब मैंने एक लाइन लिखी है जिसके अंदर टोटल 20 या 25 करैक्टर्स हैं, तो उसका भी 256 बिट का हैश बन रहा है, और एक मैंने फ़ोल्डर दे दी है जो कि मतलब काफ़ी हैवी है, तकरीबन 400 से 500 MB का है या 1000 MB का है, मतलब 1 GB का है, तो तब भी इसका साइज़ जो है वो 256 बिट ही रहेगा। अच्छा, अब कोलिजन फ्री की हमने थोड़ी सी बात तो की है, डिटेल में मज़ीद करते हैं। वो ये है कि x और y, अगर मतलब कि दो स्ट्रिंग है, x है और एक y है, ये दोनों इक्वलेंट नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हैश ऑफ x और हैश ऑफ y कभी इक्वल नहीं हो सकते। इट विल नेवर हैपन, ये कभी भी नहीं होगा कि x और y इक्वल नहीं है और हैश ऑफ x ऑफ y इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता। कोलिजन एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो ये हमारे पास एक बड़ी इनपुट होती है, ठीक है, और ये आउटपुट जो आती है वो छोटी आउटपुट होती है। तो जाहिर है जो यहाँ की कुछ फीचर्स कुछ चीज़ें होंगी जो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जाहिर है जब जितनी भी इनपुट हम देंगे उसके अंदर आउटपुट के अंदर रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो 99.8% प्रोबेबिलिटी है कि वो दो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो मैच कर सकती हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग मैच कर सकती हैं, लेकिन ऐसा होया नहीं है, आज तक फाइंड नहीं हो सका, इसलिए हम इसको कोलिजन फ्री ही कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये पॉसिबल तो है कि 2 पावर 130 रैंडम चूज़न इनपुट लगाने से 99.8% चांस है कि दो आउटपुट कोलाइड करेंगी, लेकिन ये फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा हैश फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब से कायनात बनी है, वही वाली बात मैंने आपको जो बता दी है, उसके बाद कोलिजन फाइंड करने का कोई और तरीका है, कोई और रास्ता है, यानी कि अगर हम हैश फंक्शन के थ्रू जिस तरह हम पहले से फाइंड कर रहे थे उस तरीके से अगर हम फाइंड करें तो फिर तो फाइंड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तरीका और है कि हम फाइंड कर सकें। तो हाँ जी, कुछ वैल्यूज़ के लिए कुछ हैश फंक्शन में पॉसिबल है कि हम कोलिजन को फाइंड कर सकें, ठीक है। कोई हैश फंक्शन कोलिजन फ्री हो ऐसा प्रूव नहीं हुआ आज तक, ठीक है। और मतलब कि हैश फंक्शन, अब देखते हैं कि हैश फंक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है, हैश फंक्शन अप्लाई कैसे होता है। अब हैश फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि हैश ऑफ एक्स और हैश ऑफ वाई, देन वी कैन से एक्स इज इक्वल टू वाई। हम इसको आराम सुकून से कह सकते हैं, हमें अब इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि कोलिजन तो होता ही नहीं है, कोलिजन तो मतलब आज तक फाइंड ही नहीं हुआ, ठीक है। जब तक आज तक कोलिजन फाइंड नहीं हुआ तो हम इसको आराम से कह सकते हैं कि यार एक्स और वाई इक्वल हैं अगर उनके हैशेस इक्वल हैं, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो उनके हैशेस भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा किसी भी मैसेज या फाइल का यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका हैश कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं, बजाय कि पूरी फ़ाइल कंपेयर करें, क्योंकि हमने देखा कि हैश कैन नॉट बी कोलाइड ईजीली। अच्छा, बात यहाँ पर मैं एलेबोरेट कर देता हूँ इसको मज़ीद। वो ये है कि यार हम किसी भी फ़ाइल का, किसी भी डाटा का एक हैश जनरेट कर सकते हैं, वो जितना भी बड़ा डाटा होगा, ठीक है। अब जाहिर है कि हमने एक फ़ाइल का एक ही हैश जनरेट होगा, ठीक है। हमने जो देख लिया कि कोलाइड नहीं होती चीज़, तो एक फ़ाइल का एक ही हैश जनरेट होगा, हमने उसका हैश जनरेट कर लिया। और दो फाइल्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। दो फाइल को हम कंपेयर करते हैं, हमें लगते हैं 25 मिनट 30 मिनट, ठीक है। तो हमें उसके अंदर अगर हम इंसान ख़ुद बैठ के करता है फिर तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें एरर भी आ सकता है, लेकिन अगर कंप्यूटर करता है और दो फाइलें बहुत बड़ी हैं तो भी हमें टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स लग सकते हैं।
लेकिन अगर हम उसका हैश जनरेट करके अपने पास रख लें, दोनों फाइल्स का हैश जनरेट करके हम रख लें, और फिर हम देखना चाहें कभी भी कि यार ये फ़ाइल आपस में मैच करती हैं कि नहीं, और कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम फ़ाइल के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुई, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ाइल ए थी जिसका मैंने हैश फंक्शन जनरेट करके आज रखा, और आज से 2 साल बाद मैंने दोबारा उसको देखा, तो मैंने कहा कि कहीं फ़ाइल में कोई चेंज तो नहीं हुआ। मैंने उस फाइल का दोबारा एक हैश फंक्शन जनरेट किया, और जो पहले का हैश फंक्शन जनरेट होकर मैंने रखा हुआ था उन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो इन दोनों से को कंपेयर करने से मुझे पता चल गया कि कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। अच्छा, इट्स आल्सो स्मॉल ओनली 256 बिट्स, मतलब कि अब वही बात है ना कि अगर आपकी एक फ़ाइल जितनी भी बड़ी है वो 256 बिट की ही एक फ़ाइल एक कोड बन जाएगा। अब उसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट फंक्शनैलिटी को जिसको देखा था हाइडिंग की। अब हाइडिंग क्या होती है कि आप डाटा को हाइड कर रहे हो। देखें, पूरी फ़ाइल थी, पूरी फ़ाइल को आपने 256 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, सारा डाटा हाइड हो गया, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी कि हैश अगर आपने जनरेट कर लिया तो हैश से आप दोबारा फाइल नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, हाइडिंग करने का मतलब है कि हैश अपने अंदर डाटा को छुपा लेता है। लाइक दिस, एक्स की वैल्यू थी, कोई फाइल थी या कोई डाटा था, कोई स्ट्रिंग थी, कुछ भी था, उसका हमने हैश जनरेट किया, वो हैश तो जनरेट हो गया, लेकिन उसको दोबारा हम वापस एक्स से निकाल लें, ये इनवैलिड है या इम्पॉसिबल चीज़ है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जी मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल को देखता हूँ। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि ना कुछ चीज़ें हैं जिनका हम हैश दोबारा जनरेट कर सकते हैं, हैश से हम उनकी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम आगे इनको टैकल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लिप कॉइन किया हमने, ठीक है, उससे हमें वैल्यूज़ मिली हैं हेड या टेल, लेकिन हमने उसको शो नहीं किया, हेड या टेल हमने बताया नहीं, हमने दोनों के हैश जनरेट कर दिए, हेड का भी और टेल का भी। तो अब ये बहुत इजी है कि हम इन हैशेस से पता चला सकें कि क्या आया है, हेड आया या टेल आया। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि अब देखें हैश टेल का भी डिफरेंट होगा और हेड का डिफरेंट हैश होगा। ठीक है, तो इन दोनों के हैशेस से तो नहीं हमें कहीं भी से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता, कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें, हमें पता चल सके कि ये हैश जो है ये हेड का है और ये हैश टेल का है। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है हैश के अंदर कि हम हैश से वापस इसमें जा सकें। लेकिन इसकी एक और बैकडोर कह लें, या एक उसका एक और टेक्निक है कि हमने हेड का भी हैश जनरेट कर लिया, हमने टेल का भी हैश जनरेट कर लिया। दोनों के हैश जनरेट करने के बाद हमने इन दोनों के साथ कंपेयर किए। ठीक है, कि अब इन दोनों में से ज़ाहिर है कि एक आउटपुट आई होगी, टेल्स की आउटपुट आई होगी फॉर एग्जांपल। तो हमने जो टेल का हैश जनरेट किया हुआ हम उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेल्स आएगा फ्लिप कॉइन करने पे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में या जहाँ पर हमारे पास कुछ ख़ास मिनिमम पॉसिबल आउटपुट्स होती हैं या मिनिमम पॉसिबल इनपुट्स होती हैं, मिनिमम पॉसिबल इनपुट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्स एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने हैश जनरेट करना है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो मेरी इनपुट है ना, वो अगर मेरे पास कुछ वेरी कर सकती है, यानी कि कुछ कुछ ख़ास रेंज में वेरी कर सकती है, तो मैं उसको मैं आराम से उसको क्रैक कर सकता हूँ, उसका मैं आराम से उसको मैं कह लें कि हैक कर सकता हूँ। ठीक है, उसका मैंने क्या क्या करना है जी, मैंने ना अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 से लेके 10 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैं 1 से लेके 10 तक एक्स की वैल्यू को मैं जनरेट कर लेता हूँ, हैश जनरेट कर लेता हूँ एक्स की वैल्यू, उसका 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी सबका हैश जनरेट कर लेता हूँ। अब जब हैश जनरेट हो के मेरे पास आएगा कि एक्स का हैश जनरेट होके आएगा, तो मैं उन दोनों को मैच कर लूँगा। अच्छा, जिस तरह हमने सिंपली यहाँ पे किया था, हमने हेड और टेल में से एक का हमारे पास हैश आया था, हमने दोनों का हैश जनरेट करके उन दोनों को कंपेयर कर लिया, इस वाले हैश को इसके साथ कंपेयर कर लिया, और हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कौन सा हैश है। तो ये हमें मतलब कह लें कि इस तरीके से हम हैश को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसका एक हल भी है, एक इसका एक कह लें कि तरीका है जिसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं। वो ये है कि ना आप एक ऐसा नंबर कॉन्केटिनेट कर दो अपनी इनपुट के साथ जो कि एक बहुत बड़ी रेंज में से हो, क्योंकि छोटी रेंज के नंबर्स को तो हैक किया जा सकता है आसानी से,
लेकिन बड़ी रेंज के नंबर्स को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी रेंज के नंबर के लिए उसको बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर उसका कम्बिनेशन उसको वो बहुत मतलब कि कम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास एक्स ही सिंपल एक्स ही हमारे पास बहुत बड़ी रेंज का होगा तो वो उसको क्रैक करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उसके कम्बिनेशन इतने ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और हैश इतने ज़्यादा जनरेट करने पड़ेंगे, मतलब एक बहुत ब्रूट फोर्स लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा, तो इसलिए वो हैश क्रैक नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो जब हम उसके साथ जब हमारे पास कम रेंज की वैल्यू होगी, कम रेंज की इनपुट होगी, तो उस वक्त हमारे पास ये क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे जितनी कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वाइड रेंज की वैल्यू उसके साथ अटैच कर देते हैं। वाइड रेंज की वैल्यू हम इनपुट के साथ जोड़ देते हैं। इनपुट के साथ जोड़ने के बाद हम एक वो उसका हैश जनरेट करते हैं, और वो हैश एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल हैश होता है कि हैकर को वो समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो हम एक आर वैल्यू एक ले लेते हैं जिसको हम आर वैल्यू कह सकते हैं, हम उसको कन्केटिनेट कर देते हैं, और आर का मतलब एक रैंडम से नंबर या वैल्यू होती है, तो हम आर की हैश को एक्स से कन्केटिनेट करके एक्स को हाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम एक्स को जब हाइड कर देते हैं तो एक्स फिर जो है ना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, यानी कि उसका हैश से हम उसको उसकी एक्स की वैल्यू तक नहीं जा सकते। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट होता है कि आप किसी चीज़ को कमिट कर दें। फॉर एग्जांपल के ना, मैंने एक मैसेज था, मैंने उस मैसेज को कर दिया, सील कर दिया, ठीक है। मैंने उस मैसेज को सील कर दिया और मैंने उसको पब्लिक कर दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो किसके पास जाता है किसके पास नहीं। वो जब मैसेज मैंने पब्लिक कर दिया तो उसको कोई भी नहीं देख सकता, कोई उसको चाह कर भी उसको खोल नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूँ। फिर मैं उसे चाहूँगा, मैं वेरीफाई करवाऊँगा उसको, मतलब कि मैं उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स उसके हवाले से शेयर करूँगा। वो उस क्रेडेंशियल की बेस पे लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये यही मैसेज है, ठीक है। तो कमिटमेंट इज़ टू कमिट मैसेज एंड ऐड की एंड देन मैसेज विल कमिट, नो वन कैन सी व्हाट्स इनसाइड आफ्टर दैट। इसको मैं आम लफ्ज़ों में आपको ये समझा दी है जो मैंने, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका एक मैनुअली एक चीज़ बता देता हूँ, फिजिकल एग्जांपल बता देता हूँ कि यानी कि आपने एक एनवेलप लिया, एनवेलप के अंदर अपना लेटर डाल दिया, ठीक है। उस एनवेलप को आपने बंद कर दिया, सील कर दिया, और आपने उसको पब्लिक में टेबल पे रख दिया, ठीक है। अब उसको कोई ओपन नहीं कर सकता दूसरा बंदा, ठीक है, ना उसके अंदर का कोई मैसेज देख सकता है। लेकिन जब आप चाहेंगे तो आप उस एनवेलप को ओपन करने की रास्ता बता देंगे, की बता देंगे, और फिर वो लोग उसको ओपन करेंगे और मैसेज को देख लेंगे, और आप ये भी बता देंगे कि मैसेज क्या है। फिर वो उस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये की भी ठीक है और मैसेज जो अंदर है वो यही है। ये चीज़ होती है कमिटमेंट, ठीक है। जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर देखें, हम कमिट के फंक्शन के अंदर हम अपना मैसेज पास करते हैं तो वो कमिट हो जाता है।